हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एससीईआरटी की तरफ से रिलीज किए गए क्वेश्चन बैंक के बारे में, जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दैट इज ओसीएम के क्वेश्चन नंबर 6 की आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आता है जस्टिफिकेशन। स्टेटमेंट दिया होगा और आपको कहेगा कि जस्टिफाई कीजिए कि इसका रीजंस क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो एंड तक देखे होगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के अपडेट्स से रिलेटेड वीडियोस, लेक्चर से रिलेटेड वीडियोस और स्टडी मटेरियल वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता रहेगा इन फ्यूचर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जस्टिफिकेशन की बात करते हैं। ये जो जस्टिफिकेशन है वो है प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको जस्टिफाई करना है तो सबसे पहला होगा प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे परफॉर्म करना है, उसके बारे में पहले से प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये प्रोग्रामिंग जो होगी, ये जो प्रोग्राम होगा वो डिटेल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम एडवांस में सोच के रखते हैं, एडवांस में डिसाइड करके रखते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। Now come to next. All other functions of management are based on planning. Planning की वजह से ही बाकी के functions भी इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, बजटिंग, ये सारी जितने भी functions है वो सभी के सभी प्लानिंग के functions के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट, unless the plan is ready, other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken. यानी अगर हमने किसी चीज की प्लानिंग ही नहीं की, यानी हमने वो स्टेज ही तैयार नहीं किया, तो बाकी के कोई भी फंक्शंस यहां पर काम करने वाले नहीं है। इसलिए इसे सबसे मेन फंक्शंस कहा जाता है। इसीलिए हेंस इट इज द बेसिक एंड फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। इसीलिए प्लानिंग को सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट फंक्शन कहा जाता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको क्या चीजें लिखनी है, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टुगेदर, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। यानी हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, दोनों को ऑर्गेनाइज करना और उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने को ही हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि इससे हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने मिलेगा। नेक्स्ट, फर्स्टली ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग वेरियस एक्टिविटीज एंड ग्रुपिंग देम टुगेदर। ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम क्या है? पहले आपके अलग अलग ऑब्जेक्टिव जो है, अलग अलग जो आपकी एक्टिविटीज है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको अपनी तरीके से ग्रुपिंग कीजिए। नेक्स्ट, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग एक्टिविटी द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन टास्क है उसको ग्रुपिंग करना और लोगों को असाइन करना ही, इसकी चीजों को समझना ही ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड प्रोसेसिंग द एक्टिविटीज इज एन ऑपरेशनल एक्टिविटी। यानी हम जो भी चीजें एक्टिविटी को प्रोसेस करते हैं वो एक ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है। Thus, organization facilitates administration as well as operation of the organization. आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। एक एंटरप्रेन्योर जो होगा उससे अच्छी तरीके से बातचीत करने आना चाहिए। तो उसके लिए पहला, एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर एंड एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। यानी एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसे सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है, सभी के साथ कम्युनिकेट करना होता है, चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर हो, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन का ओनर ही क्यों ना हो, या उसके शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, उसके पार्टनर्स हो, कोई भी हो। एक एंटरप्रेन्योर को सभी के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना होता है, सबके साथ बातचीत करनी होती है, तो उसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए।
इसीलिए ही मस्ट बी एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू सक्सीड। इसलिए फ्यूचर में उसे उसके ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले उस एंटरप्रेन्योर के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके, अपनी स्ट्रैटेजी को लोगों को समझा सके, तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। The entrepreneur also have to motivate the employees so that the business grows overall। यानी उसे समय समय पर अपने एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करना है, क्योंकि अगर वो मोटिवेशन से चार्ज अप हो रहेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के लिए अच्छी तरीके से काम करेंगे। एंड नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी दैट देयर इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ मैसेज। यानी कहने वाला और सुनने वाला, कहने वाला और सुनने वाला, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय, दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर कहना चाहता है वही चीजें वो समझना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो एंटरप्रेन्योर अच्छा खासा कम्युनिकेटर होगा। इसीलिए एंटरप्रेन्योर को अपनी बातों को लोगों के सामने रखना आना चाहिए। वो किसी से के साथ भी डील करे, कस्टमर के साथ डील करे, एम्प्लॉय के साथ डील करे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ डील करे, सभी के साथ अपने वर्ड ऑफ माउथ को एक्सचेंज जब करेगा तो अच्छी तरीके से करे। दैट शुड बी अ क्लैरिटी ऑफ थॉट एज वेल एज अ वर्ड। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर मस्ट बी इनोवेटर। इनोवेटर मतलब नई चीजें के बारे में सोचना। तो द एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूसेस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई मेरा जो कंपनी है, मेरी जो कंपनी है वो दूसरे से अच्छी कैसे है, उसको इसके लिए मुझे मेरे बिजनेस में नए कॉम्बिनेशंस लाने पड़ेगी, न्यू स्ट्रैटेजीज लानी पड़ेगी और उस स्ट्रैटेजीज को नए तरीके से कॉम्बिनेशन में मुझे लाना होगा, तभी तो मेरा बिजनेस दूसरे से हटके होगा। He must be introduce a new product or bring changes in the existing product। हर एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, मार्केट में नया प्रोडक्ट लाना या जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसको कंज्यूमर की नीड के हिसाब से मॉडिफाई करना, चेंजेस करना इनोवेटर का काम होता है। Customers are satisfied only when a new product or new features or existing products are introduced। कस्टमर कब सेटिस्फाई होता है, जब उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छी हो। सेटिस्फैक्शन कब होगा, जब उसको नया प्रोडक्ट मिलेगा या उसको नए फीचर्स के साथ वो प्रोडक्ट मिलेगा या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर आप कुछ नए फीचर्स लेकर आओ तो उसको उसके नीड के हिसाब से अगर उसको वो कंजम्पशन मिल रहा है, जो वो चाहता है उसे उस प्रोडक्ट से मिल रहा है, तो वो सेटिस्फाई होगा और जब वो सेटिस्फाई होगा तो वो कंज्यूमर की लॉयल्टी बढ़ेगी। इनोवेशंस इज ऑल्सो नेसेसरी टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट अराइज इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती है तो उसका सॉल्यूशंस भी आता है। तो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस का सिलसिला जन जन्मांतर का है, लगातार होता रहेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन का काम क्या, एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, वो अगर इनोवेशंस हो तो हर सिचुएशन को अपने तरीके से वो क्या करेगा, टैकल करेगा। हेंस एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर। इसलिए एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इनोवेटर होना चाहिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज एसेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। मतलब हमारे जितने भी फंक्शंस, हम प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बजटिंग, ये जितने भी फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, उन सभी के सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के लिए। पहला क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द ग्रुप एफर्ट। हमारे जितने भी ग्रुप है, टीम है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन रहना, इंटीग्रेट रहना, उसके सिंक्रोनाइजेशन रहना, तालमेल बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे यहाँ काम करने वाले मुलाजिम हो, एम्प्लॉइज हो, या हमारे काम करने के लिए हमने जो डिपार्टमेंट बनाया उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा ना, तालमेल नहीं होगा ना, तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। किसी दो लोगों के बीच में तालमेल ना होने से, जैसे गाड़ी की रेल की पटरी कैसी होती है, रेल की पटरी सब बराबर होती है। गाड़ी अगर रेल की पटरी ऊपर नीचे जाएगी, गाड़ी लड़खड़ाएगी, बिजनेस भी लड़खड़ाएगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी लड़खड़ाएगा। अगर आपकी दो चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, तो आपके लिए वो ज्यादा बेहतर होने वाला है। इट प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। अगर सभी के बीच में तालमेल है, सभी सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, तो भाई साहब आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। इट ऑल्सो बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टुगेदर। अब यहां पर अगर आप सभी के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हो तो आप अपना नहीं चला सकते,
आप अपनी थिंकिंग दूसरों पर थोप नहीं सकते, आपको सभी के साथ मिलकर काम करना है। तो यहां पर सारे फंक्शंस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और सभी जब हर फंक्शन एक दूसरे से जुड़ जाएगा तो भाई साहब आपका ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ जितने फैक्टर्स है, वो जितने भी फंक्शंस है, वो बाइंड्स हो गए, एक दूसरे के साथ आ गए, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने में मदद मिलेगा। प्लानिंग है, प्लानिंग आपने किया तो प्लानिंग के हिसाब से आप सारी चीजें ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी चाहिए। आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, उसके हिसाब से आपने ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद आपको जो जो लोग चाहिए तो आपने उसकी स्टाफिंग की, कोऑर्डिनेटिंग की, कंट्रोलिंग की, डायरेक्शन दिया उनको, सभी एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और सबका एक ही मकसद है, सारे फंक्शंस का एक ही मकसद है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। It harmonizes the different elements and efforts of organization in order to ensure smooth flow of organization activities and to achieve the common objectives. मैंने बताया सभी के सभी फंक्शंस एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर काम करते हैं, जिसका मेन मकसद होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। Hence, coordination between different functions and all the level of employees is the essence of the organization objectives. I hope आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। Principle of equity is important. Next question है, Principle of equity is one of the 14 principle of management suggested by Henry Fayol. यानी आपको पता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फयोल जी ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स दिए, जिसमें से एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये इक्विटी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स। यानी आपके पास जो सबऑर्डिनेट्स है, आपके जो मुलाजिम है, आपके जो पास जो वर्कर काम करता है, आपके पास जो एम्प्लॉय काम करता है, उसके साथ आपको भेदभाव नहीं करना है। उसके साथ आप फ्रेंडली नेचर के साथ रहिए, आप उसके साथ फेयर रहिए। देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। बट आपको उस एम्प्लॉय के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनमुटाव से ना ही इंसान की जिंदगी में खुशी रहती है, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, while allocating any work, delegation of authorities, delegating a monetary term, etc., there should not be any discrimination between the employees. काम बांटते समय किसी को काम ज्यादा, किसी को काम कम, जिम्मेदारी देते समय किसी के काम ज्यादा, किसी को अथॉरिटी कम, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा अथॉरिटी, मोर अथॉरिटी ब्रिंग्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ देयर शुड नॉट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहां पर आपकी जो जिम्मेदारी, वो आपकी जो अधिकार है, उसका गैर तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसीलिए आपको जो भी काम बांटना है वो बराबर बांटो, अथॉरिटी को प्रॉपर तरीके से करो, और अगर आप किसी को मॉनेटरी बेनिफिट देना चाहते हो वो भी इक्वल रेम्युनरेशन के साथ होना चाहिए। There should not be any discrimination, किसी भी तरीके का जेंडर इक्वालिटी से लेके किसी भी तरीके का पोस्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। Further, the salary and wages of the employee working at the same level should be the same even through the belonging the different department. अगर एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पर काम करते हैं, तो उनकी सैलरी डिफरेंट हो सकती है। बट इफ द एम्प्लॉइज इज वर्किंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट अ सेम लेवल, द सैलरी शुड बी सेम। मतलब आप उसको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट मत करो। अलग डिपार्टमेंट में काम करता है कोई बात नहीं, लेकिन लेवल सबका सेम है तो रेम्युनरेशन भी सबका सेम होना चाहिए। इसीलिए दिस इक्विटी विल हेल्प टू अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए यह प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसीलिए आपको सभी के पास सभी को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। पहला, the principle of management can be changed or modified according to the situation and the need of the organization. ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर को पता है कि भाई सिचुएशन क्रिटिकल है, सिचुएशन अलग है तो सॉल्यूशन भी डिफरेंट होगा। तो मैनेजर या मैनेजमेंट अथॉरिटीज सिचुएशन देखेगी, उस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। इफ द प्रॉब्लम इज डिफरेंट, सॉल्यूशन शुड बी यूनिक। प्रॉब्लम नया है तो सॉल्यूशन भी नया होगा। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई या चेंज या कर सकते हैं। मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट। मैनेजर चाहे तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उस सिचुएशन को देखते हुए कर सकता है।
They act as a guidelines to the manager and not in the form or law which is to be followed as it is. यानी वो अपने गाइडलाइंस को अडॉप्ट कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, ना कि उसे एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट करे। वो सिचुएशन देखेगा, एनालाइज करेगा, उसके पास वो थिंकिंग लेवल है, वो थिंकिंग लेवल के हिसाब से उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। दस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। अंडरस्टूड? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयरहाउसिंग इज इंपॉर्टेंट, वेयरहाउसिंग इज इंपॉर्टेंट। Warehousing is a group of activity connected with the storing and preserving the stored goods from the time of production till the time of consumption. मैंने सामान बना दिया, अब सामान बनाने के बाद बिक तो रहा नहीं है। जब तक कंज्यूमर कंजम्पशन नहीं करता तब तक मेरा प्रोडक्ट कहीं तो स्टोर रहना चाहिए, कहीं तो प्रिजर्व रहना चाहिए, कहीं तो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस या उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी को हम कहते हैं वेयर हाउसिंग, यानी जहां पर टिल द टाइम फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द कंजम्पशन लेवल, ये दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग के बीच में हम लोग जो वेयर हाउसिंग को क्रिएट करते हैं, जहां पर हमारा प्रोडक्ट स्टोर करने की कोशिश करते हैं, प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेयर हाउसिंग। It is the important services which support the business activities. Warehousing एक important first function होता है, एक important services होती है जो business activities को support करने का काम करती है। It performs a wide range of functions such as price stabilization, risk bearing, financing, grading and packing, transportation, processing, etc. इस warehousing function के अंदर price को stabilize करना, रिस्क को बेयर करना, फाइनेंसिंग करना, ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस करना, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती है। Warehousing also creates time and place utility. Warehouse टाइम यूटिलिटी भी क्रिएट करता है और प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करता है, इसीलिए वेयरहाउसिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बिजनेस सर्विसेज आर नेसेसरी, बिजनेस सर्विसेज आर नेसेसरी। सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, सर्विसेज कैसा है? इंटेंजिबल, इसको आप देख नहीं सकते हो, आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हो। They are the neither manufactured nor transportation nor stocked, यानी आप किसी भी सर्विसेज को ना ही बना सकते हो, ना ही मैन्युफैक्चर्ड कर सकते हो, ना ही आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ना ही उसे प्रिजर्व्ड करके स्टॉक रख सकते हो। इसीलिए सिंस सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज, दे आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। सर्विसेज को हम फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, इसीलिए उसे बनाना यानी प्रोड्यूस और कंज्यूम साथ में करना पड़ता है। मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं, ये लेक्चर प्रोड्यूस हो रहा है और आप उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। यू कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस। सर मैं तो लेक्चर डाउनलोड करके रखूंगा, डेटा डाउनलोड करके मतलब नहीं है, डेटा तो आपके लिए उतना ही जाएगा। आप लाइव लेक्चर देखोगे, आप यूट्यूब पर डायरेक्टली देखोगे, आप घर पे बैठे बैठे देखोगे, या आप उसको डाउनलोड करके फ्यूचर में रखोगे, डेटा तो उतना ही जाने वाला है। तो इसीलिए जो सर्विसेज मैं आपको डायरेक्टली देने की कोशिश करता हूं, वो टाइम टू टाइम अगर आप कंजम्पशन करते हो तो इट ब्रिंग्स मोर एफिशिएंसी इन बोथ। सर्विस देने वाले को भी एफिशिएंसी मिलेगी और सर्विस लेने वाले को भी एफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि आप जो सर्विसेज स्टोर करके रखने की कोशिश करते हो फ्यूचर में कभी भी ज्यादा हो सकता है कि फ्यूचर में वो आउटडेटेड भी हो जाए। Unlike goods, no transfer of possession or ownership take place within the services are sold. जब हम सर्विसेज बेचते हैं तो हम गुड्स के साथ एक पहले ओनरशिप मेरा, मैंने आपको बेच दिया, अब ओनरशिप आपकी। सर्विसेज में ऐसा नहीं होता, इसीलिए समटाइम इट मे बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई सर्विसेज सिंस दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द गुड्स। इसलिए सर्विसेज को एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हम सर्विसेज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय पर गुड्स के साथ एसोसिएटेड होता है। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। आउटसोर्सिंग इज इंपॉर्टेंट। आई होप आपने आउटसोर्सिंग के बारे में सुना तो होगा। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस फंक्शन और स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। मतलब जब बिजनेस की नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी होगी, नॉन कोर, यस नॉन कोर मतलब बिजनेस के दो तरीके की एक्टिविटी। एक होता है मेरा बिजनेस का बनाना, मेरा मोबाइल बनाने का काम है, मोबाइल बनाना इज माय बिजनेस एक्टिविटी। बट मोबाइल खराब होने के बाद आप सर्विस सेंटर में जाते हो। सर्विस सेंटर इज नॉट माय मेन एक्टिविटी बट इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सर्विसेज। मेरे बिजनेस का एक हिस्सा। अगर मेरे प्रोडक्ट का सर्विस सेंटर ही नहीं होगा तो लोगों का प्रोडक्ट खराब होने के बाद वो करेंगे क्या? उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, रिपेयरिंग करने के लिए कहीं तो जाएंगे। तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करना मेरा
परम कर्तव्य, लेकिन मेरे पास वो इतना टाइम नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मेरी नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी को किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देता हूं। बदले में वो मेरे नाम मेरा, काम उसका, और हम दोनों में क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है। मॉनेटरी टर्म्स में एक कॉन्ट्रैक्चुअल होता है जिसके अंदर हम अपनी नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को दे देते हैं। The need for outsourcing can be explained as follows, यानी आपको इस तरीके से बोल सकते हैं, the services all over the world are becoming highly specialized, यानी जब आप अपनी नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी किसी थर्ड पार्टी को दे देते हो जो स्पेशलाइज है, जो स्पेशल तरीके से वही तरीके की एक्टिविटी करता है, तो भाई उसके पास एक्सपर्टाइज बहुत है, उसके पास उस चीज का नॉलेज है, तो वो सर्विसेज पूरी दुनिया में स्पेशलाइज तरीके से कर सकता है। दूसरा, सो यू नीड अ जॉब इन एनी ईमेल that is need of finely tuned skill to provide most of the specialized services। इसीलिए आपके पास जो काम है, आपको लगता है आप कर सकते हो, आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी है तो आप करो, आपका नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी आप किसी और को दे दो, तो वो जो काम करेगा बहुत स्पेशलाइज तरीके से करेगा। आप शादी तो आपने सुना ही होगा, शादी करते समय हम अपनी कैटरिंग की सर्विसेज, मंडप डेकोरेशन की सर्विसेज जो होते हैं वो आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि मंडप डेकोरेटर और कैटरिंग वाला जो रहता है वो उस चीज में महारत हासिल है, तो उसको पता है वो सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। बदले में क्या लेता है, मुझसे पैसे लेगा वो, लेकिन काम करेगा तो वो स्पेशलाइज तरीके से काम करके रखने वाला है। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर चेंजिंग। सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस फर्म हैव अंडरगॉन ड्रास्टिक चेंजेस ओवर द टाइम। सोसाइटी की जरूरत बढ़ती जा रही है और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन भी बिजनेस से बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी का हिस्सा है, बिजनेसमैन सोसाइटी का हिस्सा है, एम्प्लॉय सोसाइटी का हिस्सा है, कस्टमर सोसाइटी का हिस्सा है, गवर्नमेंट सोसाइटी का हिस्सा है, शेयर होल्डर सोसाइटी का हिस्सा है, डिबेंचर होल्डर सोसाइटी का हिस्सा है। तो ऑल द फैक्टर्स विच वी आर ऑलरेडी डिस्कस इज कम फ्रॉम सोसाइटी। तो सोसाइटी का, तो सोसाइटी की उम्मीदें इन सबसे बढ़ जाती है, बिजनेस से बढ़ जाती है। अर्लियर बिजनेसेस आर व्यूड जस्ट फॉर अ प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या होता था, लोग सोचते थे कि बिजनेसमैन है, बिजनेस सर्विसेज है, तो इसको हम ये सिर्फ गुड्स दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में क्या हुआ है, नाउ दे एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिसाइड गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन अभी के जैसे आपने देखा होगा पैंडेमिक के सिचुएशन के टाइम पे कि गुड्स एंड सर्विस, पहले क्या होता था कि एक पार्ले जी की कंपनी है जिसका काम है पार्ले जी बेचना, लेकिन पैंडेमिक की जब भी देश के अंदर पैंडेमिक की कोई सिचुएशन आती है तो पार्ले जी की कंपनी एकलौती ऐसी कंपनी है जो सबसे पहले स्टैंड होती है फूड प्रोवाइड करने के लिए। टाटा जैसी बड़ी कंपनियां सर्विसेज देने के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मील भी प्रोवाइड करने का काम करती है। गुरुद्वारा में आपने देखा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस का काम पहले क्या होता है, गुड्स और सर्विस बेचना, लेकिन अभी के टाइम में जरूरतें बदल गई है, नीड बदल गई है। सोसाइटी चाहता है कि ये हमारे मुसीबतों के समय भी खड़े रहे और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड बिजनेसमैन वो करते भी हैं। बिजनेसेस आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड सोशल वेलफेयर, और बिजनेसेस चाहते भी है कि हम सोसाइटी का भला करें, सोसाइटी सोशल वेलफेयर में हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसीलिए जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन है वो बिजनेस के प्रति क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले वो गुड्स और सर्विसेज के बारे में सोचते थे, आज वो चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां होती है अलग अलग ग्रुप के प्रति। पहला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इंप्लाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के प्रति सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जब वैसे मैंने डिस्कस किया, कस्टमर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, हमारे फिर गवर्नमेंट हो गई, ये सारी सोसाइटी के हिस्सा है। तो इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके बारे में सोचना, ये सारी चीजें बिजनेस एंटरप्राइजेस का एक जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए नो बिजनेस एग्जिस्टिंग आइसोलेशन, एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सक्सेस ऑफ बिजनेस। इसलिए बिजनेस की सक्सेस को डिफाइन करने के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि बिजनेसमैन रिस्पॉन्सिबल है। बिजनेस को अचीव करने के लिए, बिजनेस के सबको नए रास्ते पर लेकर जाने के लिए, एक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जितना कंट्रीब्यूशन बिजनेसमैन करता है उतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी का एम्प्लॉय भी करता है, उसके कस्टमर्स भी करते हैं, उसके शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय सारे लोग करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिजनेस के को नए सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सिर्फ बिजनेसमैन का काम है। So it is become very important that business should do something for the society in return। इसीलिए बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि हम उसके लिए कुछ करें।
द कमिटमेंट और टू द सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट बिलोंग द मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। इसलिए बिजनेस एंटरप्राइजेस का काम है कि वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ना सोचे, साथ ही साथ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के बारे में भी सोचे, सोसाइटी को सोशल सर्विस वेलफेयर में भी कमिटमेंट करने की कोशिश करे। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टुवर्ड्स द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड विद द वेरियस राइट। कंज्यूमर जो होते हैं वो अलग अलग अधिकारों से प्रोटेक्टेड रहता है। द आंसर इज the consumer is one who consume or uses any commodity or services available from the natural resources or throughout the market। यानी कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर का काम होता है उसको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है उसको वो कंज्यूम करता है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज उसको मार्केट से मिले या नेचुरल रिसोर्सेज से मिले। On 15th March 1962, the President of United States of America, J.F. Kennedy, declared certain rights of consumers and therefore it is observed that the World Consumer Rights Day। यानी 15 मार्च के दिन यूएसए के प्रेसिडेंट JF कैनेडी ने राइट्स ऑफ कंज्यूमर को डिक्लेयर किया था कि कंज्यूमर्स के कुछ राइट्स है, इसलिए उसे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के तौर पर मनाया जाता है। कुछ अधिकार है जैसे राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, ऐसे कुछ राइट्स है जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Consumer rights protects consumer from the being cheated by salesman, manufacturer and shopkeeper। कंज्यूमर के अधिकार, कंज्यूमर के जो राइट्स है वो उन्हें बचाते हैं किससे? टुवर्ड्स दी हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो उनको गुड्स प्रोवाइड करे। गुड्स कौन प्रोवाइड करता है? सेल्समैन प्रोवाइड करता है, शॉपकीपर प्रोवाइड कर रहा है, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूसर प्रोवाइड कर रहा है। तो उनसे चीट ना हो इसीलिए वो राइट्स प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट। CPL हैज सेट अप वेरियस कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट वेरियस लेवल्स। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सेल के बारे में आपने सुना होगा कि अलग अलग लेवल पर होते हैं। सबसे पहले द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। इस एक्ट के अंदर कुछ अधिकार दिए गए कंज्यूमर्स को। Third point, it is also provide the three attire quasi judicial machinery to solve the consumer grievances। कंज्यूमर को किसी भी तरीके की तकलीफ होती है, दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए 3 मशीनरीज को अपॉइंट किया गया है। कौन सी पता है ना? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। द प्रोविजन ऑफ एक्ट से गॉट द कंज्यूमर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन बाय द सेलर। सेलर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, इसीलिए ये राइट्स उनको मदद करते हैं। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ब्लेसिंग फॉर द कंज्यूमर। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है वो ब्लेसिंग होता है एक तरीके कंज्यूमर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, रोल ऑफ एनजीओ इज इंपॉर्टेंट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। टू ऑर्गेनाइज, अभी एनजीओ का काम क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में? सबसे पहला काम होता है टू ऑर्गेनाइज द कैंपेन और वेरियस प्रोग्राम ऑन कंज्यूमर इश्यूज टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस। एनजीओ का काम है कंज्यूमर के प्रति जाना, कंज्यूमर के पास जाना, अलग अलग कैंपेन्स, अलग अलग प्रोग्राम्स रिलीज करना ताकि कंज्यूमर को अपने अधिकारों का पता चले। नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द कंज्यूमर एंड मेक देम कॉशियस ऑफ देयर राइट्स एंड मोड्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। यानी कंज्यूमर के पास जाओ, उनको बताओ, उनको ट्रेनिंग दो कि अगर आपको ये दिक्कत आती है तो इसका ये सोल्यूशन होना चाहिए। उनको उनके अधिकारों के बारे में बताइए और अगर उनको लगता है कि किसी तरीके की तकलीफ है, उन्हें किसी के पास अपनी शिकायत रेज करे तो वो उसका सहारा वो कैसे कर सकते हैं उनके बारे में बताने का अधिकार भी एनजीओ का होता है। एनजीओ कंज्यूमर को ट्रेन करने का काम करते हैं। To publish periodicals to enlighten the consumers about the various consumer related developments। कंज्यूमर से रिलेटेड अलग अलग केस स्टडीज होती है, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, लोगों को पता चले कि कंज्यूमर के और क्या अधिकार हो सकते हैं, उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। कुछ सेलर्स अपने पर्सनल मोटिव के लिए किस तरीके से कंज्यूमर के राइट्स को एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये सारी चीजें पीरियोडिकल में मेंशन करेंगे तो कंज्यूमर उसके बारे में पढ़ेगा और समझेगा। To provide legal advices to the member on matter of the consumer interest and help them to take up the grievances। यानी अगर किसी भी तरीके कंज्यूमर को किसी भी तरीके के लीगल मैटर या किसी भी तरीके की लीगल एडवाइस चाहिए तो एनजीओ का काम होता है कि वो उनके लीगल मैटर्स को सुनेगा और उसको सलाह देने का काम करता है। To interact with the businessman, chamber of commerce and industry for ensuring a better deal for consumers। यानी एनजीओ का काम होता है कि भाई बिजनेसमैन
और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर बातचीत कर कर एक कनेक्टिंग लिंक बने, ताकि वो किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर के लिए ना कर पाए और दोनों के लिए बेटर डील। क्योंकि भाई बिजनेस और कंज्यूमर का रिलेशन अच्छा होगा तो कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, वो किसी भी बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। और अगर वो बिजनेसमैन या वो बिजनेस सोचता है कि कंज्यूमर हमारे लिए सिर्फ एक कठपुतली है, तो कंज्यूमर उस बिजनेस के ब्रांड को नीचे पर लेके आ सकता है। To file PIL on the important consumer issues such as ban on a product injurious to public health, यानी अगर कोई प्रोडक्ट है जो पब्लिक के हेल्थ के लिए खतरनाक है, जानलेवा हो सकता है, तो ऐसे प्रोडक्ट के खिलाफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाने का काम भी NGO करता है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर। पहला, मार्केटिंग हेल्प्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट अमंग द कंज्यूमर एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। मार्केटिंग का काम सिंपल है भाई, क्या आपको वो प्रोडक्ट पता है? नहीं, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम मार्केटिंग करता है। इट क्रिएट मॉरल प्रेशर ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स टू द कंज्यूमर। मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है कि आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवा के दोगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। It ensures that the businesses provide variety of goods to cater to the need of the different market segment। यानी बिजनेस के अंदर जितने भी गुड्स आप प्रोवाइड कर रहे हो वो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स के हिसाब से होंगे, तो उसकी नीड्स भी अलग अलग हो सकती है। बच्चों के लिए अलग जरूरतें हैं, अब बड़ों के लिए अलग जरूरतें हैं, फीमेल के लिए अलग जरूरतें हैं, एल्डर्स के लिए अलग जरूरतें हैं, तो सबकी जरूरतों के हिसाब से आपको उनकी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। मार्केटिंग टेक्स एवरी एफर्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर। मार्केटिंग का काम होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े वो एफर्ट डालने के लिए कोशिश करते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मार्केटिंग कोशिश करता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करके रखे, इसलिए मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, प्रमोशन प्लेज an important role in marketing. Promotion is an important tool of marketing as it creates a brand recognition and sales. प्रमोशन करना, एक प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, प्रमोट करना, तो लोगों के दिमाग में उसकी एक छवि बैठेगी प्रमोट करने से, तो ये एक प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, सेल में बढ़ावा देने का काम करता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट अमंग द कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने का भी काम करता है। इट कन्वेज द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द पोटेंशियल बायर इंट्रोड्यूस देम टू बाय इट। यानी अगर मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में आपको प्रमोट कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो आपको उसके फीचर्स के बारे में पता चलेगा और जो पोटेंशियल बायर है वो खरीदना भी चाहेंगे उस प्रोडक्ट को। प्रमोशन मिक्स इंक्लूड टूल्स सच एज एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एक्सेट्रा। प्रमोशन के अंदर, प्रमोशन मिक्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट करना, डायरेक्टली माल बेचना या प्रमोशन करना, पर्सनल सेलिंग जैसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। इसीलिए प्रमोशन जो होता है किसी भी मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए और इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पे जरूर बने रहिए। आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और डू द हार्ड वर्क एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइटर, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे उसका फल आपको आने वाले टाइम में जरूर मिलने वाला है। मिलता है आपको अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।